नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आप सभी का स्वागत है मिशन आईएएस के लेक्चर नंबर 2 में। कल डिस्कस किया था हमने जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उन सब के बारे में, जो भी हमारे जगह, प्लेसेस, कंट्रीज़ न्यूज़ में रहे हैं, हमने कल उन सबको देखा था। आज डिस्कस करेंगे हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, समिट हैं, कन्वेंशन हैं, उन सब के बारे में। ये जो लेक्चर है इसका PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसकी ID है @सुमंत पे। जो टेलीग्राम है, फेसबुक है, ईमेल ID है, सब एक ही हैं। इससे आपको याद रखने में काफ़ी आसानी रहेगी, इसे कुछ ज्वाइन कर लीजिए। मेरे सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ अकेडमी पे, जो मैं पढ़ाता हूँ आपको यूट्यूब पे, सभी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप आखिरी तक बस वीडियो में बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे आएंगे। ध्यान से बस बैठे रहिए, सुनते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। जो पहला न्यूज़ है वो है ग्रुप ऑफ 7 के बारे में। ये न्यूज़ में था। इशू क्या था कि इंडिया को हाल में ही इनवाइट किया गया था जो 45th G7 का समिट है जो फ्रांस में हुआ था वहाँ पे। तो 2019 में जो समिट हुआ था वो था 45वां समिट। किसका? G7 का। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। G7 क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब ये है कि G7 के जो होते हैं ना मेंबर, वो गवर्नमेंट होते हैं। G7 के सदस्य जो होते हैं वो सरकारें होती हैं। इसको बनाया गया था 1975 में। इसके 7 देश हैं अभी। कौन कौन सा? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, USA। इन 7 में आप एक बात नोटिस कीजिए, ये सारे के सारे विकसित देश हैं। सारे के सारे सदस्य जो है वो डेवलप्ड कंट्री हैं। आपको पता है पहले जो था ये ग्रुप ऑफ 7 ही था। ग्रुप ऑफ 7 ही था। बाद में इसको रूस को ऐड किया। G7 में रूस को ऐड किया गया। ये बन गया ग्रुप ऑफ 8, G8। फिर क्या हुआ? 2014 में जो रसिया है, रूस ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। क्रीमिया को रूस ने ही दिया था यूक्रेन को। क्रीमिया को रूस ने ही दिया था। किसको? यूक्रेन को दिया था। अब जब यूक्रेन जाने लगा नज़दीक वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ, तो क्या किया? रूस ने कहा यूक्रेन से कि यार तुम दोस्त मेरे हो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के? उस समय रूस का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का ज़्यादा बनता नहीं था। इसी कारण से रूस ने क्रीमिया को हथिया लिया। कैसे किया सर? क्रीमिया का जो अधिकांश जनता है वो रशियन इथनिक का है। रशियन पॉपुलेशन ही है जो जाकर क्रीमिया में बसा हुआ है। ठीक है। तो जैसे ही क्रीमिया को एनेक्स किया तो G7 जो हमारा G8 ग्रुप है उसने रशिया को बाहर निकाल दिया ग्रुप से, और G8 वापस बन गया G7। जब रूस को बाहर निकाला जा रहा था तो जर्मनी ने इसका विरोध किया था। जर्मनी इकलौता कंट्री था जिसका दिमाग ठीक था। उन्होंने कहा कि यार ठीक है, रूस को तुम बाहर निकाल दोगे, मगर केवल यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हम रूस से बात कर सकते हैं। फिर तुम उससे बात कैसे करोगे? कहाँ बुलाओगे बात करने के लिए उसको, जब उसको अपने इस होटल से निकाल दोगे? समझ रहे बात? जो G7 कंट्रीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को और एनर्जी पॉलिसी को। जो भी डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं वो सब एडवाइजरी होते हैं, सारे के सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं। ध्यान देना, G7 में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं सारे के सारे नॉन बाइंडिंग होते हैं। इंडिया इसका सदस्य देश नहीं है। इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, मगर ये G20 का मेंबर है। समझ गए बात? इसकी जो समिट होती है वो हर साल होती है और इसको प्रिसाइड करता है, इसको चेयर करता है इन्हीं कंट्री में से कोई एक रोटेशनल बेसिस पे। मतलब इन्हीं 7 में से कोई एक देश जो है ना उस समिट को चेयर करेगा। अगले साल कोई और समिट का अध्यक्ष बनेगा और ये रोटेशन पे चलता रहेगा। मतलब कि 7 साल के बाद वापस वो कंट्री घूम करके उसका चेयरमैन बनेगा। इसका कोई फॉर्मल संविधान नहीं है, कोई चार्टर नहीं है, इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर नहीं है G7 का।
बस में आ गई। तो ये थी बातें आपके G7 के बारे में। इशू क्या था क्रीमिया के यूक्रेन का, हमने उसको देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आती है आपको कि जो यूक्रेन है, क्रीमिया है, उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं आपके। वहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं जो क्रीमिया है उसके आसपास की जो आपकी ज्योग्राफी है उसको, जो आपका ब्लैक सी है उसके बारे में वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। ध्यान से देखना इस जो मैप है इसको, यहाँ पे देखो, ये आपका जो क्रीमिया है वो इसके ईस्ट में है सी ऑफ अजोव, इसके पीछे साउथ में है ब्लैक सी। तो जो क्रीमिया है वो सी ऑफ अजोव को टच करता है, जो ब्लैक सी है इसको टच करता है। याल्ट्रा, सेवास्तोपोल, ये सारे इंपॉर्टेंट जगह क्रीमिया में ही बसे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। एक बात और, जो यहाँ पे क्रीमिया में एक पोर्ट है वो रशिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है उसका, तो इसीलिए भी क्रीमिया रशिया के लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हम लोग। अगला मेरा टॉपिक है ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो 2019 का समिट हुआ था वो हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ब्रिक्स का 2019 का समिट कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। जो हमने पहले पढ़ा G7, इसका समिट कहाँ हुआ 2019 का? ये हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में ही हुआ था ना, देखो। ठीक है, G7 का 19 का समिट फ्रांस में हुआ था, बढ़िया बात। अब देखो, जो 19 वाला समिट था ये था हमारा 11th समिट, ब्राज़ीलिया शहर है ब्राज़ील का, वहाँ पर हुआ था। थीम क्या है? थीम है इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर। यहाँ पर ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था। आपको पता है एक बार समिट हुआ था फोर्टालेज़ा में, ठीक है ना, तो वहाँ पर जो फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। अच्छा, ब्रिक्स पहले ब्रिक था। ब्रिक्स में पहले केवल 4 ही कंट्री थी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना। हुआ क्या, चाइना ने इस ग्रुपिंग का, ब्रिक का इफेक्टिवनेस कम करने के लिए, चाइना ने ब्रिक का इफेक्टिवनेस कम करने के लिए एक बाहरी कंट्री साउथ अफ्रीका को इस ग्रुप में डाल दिया और ब्रिक जो है वो बन गया ब्रिक्स। जो ब्रिक टर्म है इसको क्वाइन किया था जिम ओ'नील ने, जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री था। इसने 2001 में इस टर्म का जो है ना पहले बार इस्तेमाल किया था। ब्रिक्स को बनाया गया था 2006 में और इसमें केवल 4 कंट्री थे। 2009 में रशिया में इसका पहला समिट हुआ और अगले ही साल साउथ अफ्रीका को इसका 5वां देश बना दिया गया। क्लियर है? पहला समिट कहाँ हुआ? रूस में हुआ। पहला समिट रूस में हुआ, 2009 में हुआ। अगले ही साल 2010 में साउथ अफ्रीका को इसका मेंबर, 5वां मेंबर बना दिया गया। यहाँ पर 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको ब्रिक्स के बारे में। पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, तीसरा है वुमेन बिजनेस अलायंस। अब बस आप ध्यान से सुनते रहिए। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है ना वो ज़्यादातर फेवर करता है वेस्टर्न कंट्रीज़ का। देखो, वर्ल्ड बैंक पर वेस्टर्न कंट्रीज़ का एकाधिकार है। जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसमें जापान का प्रभुत्व है, उस पर भी देखो, जापान तो खैर एलाई है यूएस का, है ना, तो वर्ल्ड बैंक और एडीबी दोनों के दोनों वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो इंटरेस्ट है ना उसको फुलफिल करता है। तो चाइना का उस समय उद्भव हो रहा था। चाइना ने ये सोचा कि वर्ल्ड बैंक और एडीबी का जो प्रभुत्व है उसे कैसे कम किया जाए। चाइना ने 2 काम किया। पहला, AIIB का गठन किया, ठीक है। दूसरा, जो ब्रिक्स बैंक है इसका गठन करवाया, मतलब कि ब्रिक्स बैंक उर्फ न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, इसका जो गठन है वो करवाया। दोनों बैंकों का जो मुख्यालय है वो चाइना में ही है, एक शंघाई में, एक बीजिंग में। ध्यान दीजिएगा। तो जो ट्रीटी है वो साइन हुई थी 2014 में। अच्छा बताओ, शंघाई में और बीजिंग में किसका शंघाई में है, किसका बीजिंग में है? आप ये बताओ, कौन से बैंक का मुख्यालय शंघाई में है, कौन सा बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है? आपको पता है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको बीजिंग में रखेंगे, है ना। अब बताइए कौन सा आंसर सही है। ध्यान सुनना, न्यू डेवलपमेंट बैंक में 5 कंट्री का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है। ब्रिक्स याद है ना आपको? ब्रिक्स के जो 5 कंट्री हैं
वो मिल करके इक्वल अमाउंट लगाएगा। मतलब कि शुरू में इसका था 100 बिलियन, ठीक है। देखो ये तो बात हुई रिजर्व की। मान लो कि इसमें मुझे 100 बिलियन लगाना था, तो 20 देगा भारत, 20 देगा चाइना, 20 देगा आपका रशिया, 20 देगा आपका जो ब्राज़ील है वो, और 20 देगा आपको साउथ अमेरिका, ठीक है। तो सभी कंट्री इक्वल अमाउंट लगाएगा। चूंकि सबका इक्वल पैसा लगा है तो सबको इक्वल वोटिंग राइट मिलेगा, है ना। एशियन डेवलपमेंट बैंक में वोटिंग राइट अलग अलग है, वर्ल्ड बैंक में वोटिंग राइट अलग अलग है। बस में आती है तो क्लियर है। यहाँ पे AIIB में भी वोटिंग राइट अलग अलग है। अब क्या हुआ, ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट ये साइन किया गया। ये क्यों साइन किया गया सर? आपको मैंने पहले बताया था कि जो IMF होता है इसका काम होता है किसी भी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से बचाना। अब कोई कंट्री कब फेस करता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस? जब उसके पास फॉरेक्स रिजर्व की कमी हो जाती है। अब जब IMF आपको बचाएगा तो IMF आपके सामने कुछ जो शर्तें हैं वो भी रखेगा। वो शर्तें मेनली वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं ना उसके इंटरेस्ट को फुलफ़िल करती है। तो रशिया ने कहा कि यार चाचा ये बताओ, तुम बचाते हो मगर तुम अच्छा खासा तुम लूट भी लेते हो हमसे। हम ऐसा करेंगे कि हम अपना एक रिज़र्व बना लेंगे जो हमको बचाएगा अगर कोई कंट्री लिक्विडिटी का इशू फेस करता है तो, अगर कोई कंट्री शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिमांड फेस करता है तो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट बनाया गया था। क्लियर है। हाल में ही भारत ने, इंडिया ने जापान के साथ जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है वो साइन किया है। मतलब कि हम उसको रुपया देंगे, वो हमको जो हार्ड करेंसी है वो पे करेगा। हार्ड करेंसी वो करेंसी होती है जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल होती है, सॉफ्ट करेंसी वो करेंसी होती है जो सबके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जांपल नेपाल का करेंसी है, भूटान का करेंसी है, भारत का रुपया है, ज़्यादा डिमांड में नहीं है ना ये, इसी कारण से सबके द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं होती। NDB और CRA दोनों आउटकम थे 2014 का समिट है ना फोर्टालेजा वाला, उनका फोर्टालेजा में समिट हुआ था और इन्हीं का आउटकम है ये दोनों। अगला है वुमेन्स बिजनेस अलायंस जो लॉन्च किया गया 19 वाले समिट में, जो हुआ था ब्राज़ील का, जो ब्रासीलिया शहर है ना वहाँ पे। तीनों समझ गए। अगला हमारा टॉपिक है ASEAN का समिट हुआ 2019 का। कहाँ पे हुआ? जो किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक, वहाँ पे हुआ। चूँकि बिश्केक में हुआ तो जो डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा बिश्केक डिक्लेरेशन। क्लियर है। 2019 में हुआ किर्गिस्तान में, 20 में कहाँ होगा सर? 2020 में होगा भारत में। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। चलिए, एशिया क्या है? ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान देना, पॉलिटिकल तो है ही, इकोनॉमिक भी है, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इसकी एक खास बात ये है, हेडक्वार्टर बीजिंग में। देखो, जब एशियो शुरू हुआ था तो उसका नाम एशियो नहीं था, उसका नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 में चूँकि 5 लगा हुआ है तो इसमें 5 कंट्री थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान। इसको बनाया गया था 1996 में। 2001 में जा कर के जो उज्बेकिस्तान है उसने इसको ज्वाइन कर लिया। क्या हुआ? जैसे ही इसको उज ने ज्वाइन किया, ये हो गया SCO। कितने कंट्री हो गए जी? 5 तो पहले था, 1 हो गया उज, 6 कंट्री हो गए टोटल। बढ़िया बात। 2017 में क्या हुआ कि इसको इंडिया ने और पाकिस्तान ने, दोनों ने ज्वाइन किया। एक्चुअली इंडिया को ही ज्वाइन करना था। अब इंडिया ज्वाइन है तो पाकिस्तान रोने लग गया। चाइना दोस्त है उसका, बोला कि इंडिया रहा तो तुम भी आ जाओ। एक्चुअली SCO का जो सिग्निफिकेंस है, SCO का जो क्रेडिबिलिटी है, कहीं ज़्यादा बढ़ गया भारत के SCO में शामिल होने से। बस में आ गई। रशिया ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे उसमें शामिल होने में, क्योंकि रशिया ये चाहता था कि इंडिया अंदर आकर के चाइना को काउंटर बैलेंस करे, वरना चाइना और रशिया में चलता रहता था घमासान। इसीलिए रशिया ने कहा कि इंडिया तुम आ जाओ, थोड़ा सा समझाओ बुझाओ इसको, थोड़ा सा शांत करो इसको। तो अभी SCO में है, देखो 5 था पहले, 1 हो गया उज, 6, 2 हो गया इंडिया पाकिस्तान। कितने हो गए जी? टोटल 8 कंट्री, 8 हो गए।
ठीक है ना। 4 हैं इसके ऑब्जर्वर स्टेट, 6 हैं इसके डायलॉग पार्टनर। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, ये हैं इसके ऑब्जर्वर पार्टनर। डायलॉग पार्टनर है अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, टर्की और श्रीलंका। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई। जो वर्किंग लैंग्वेज है वो है चाइनीज़ और रशियन। इसी कारण से आपने यहाँ पर चाइनीज़ और रशियन में ही जो आपने लिखा हुआ है वो देखा। दोनों भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। इसमें मेनली 2 संस्थाएं हैं। पहला है एससीओ का सेक्रेटरीट, एससीओ का सचिवालय। दूसरा है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। ये बसा हुआ है ताशकंद में। ताशकंद में हमारे कौन से पीएम का देहांत हुआ था, आपको पता है, आपको याद है, बताइए। तो यहाँ पर जो रैट्स है ना, ये बनाया गया है ताशकंद में। अगला है काउंसिल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, जो कि एससीओ का सबसे जो बड़ा डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो कहलाता है। अगर आपसे पूछे कि संघाई स्पिरिट ये किसका फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी है एससीओ का, जहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोनी पर जोर देना है, जो सबका सहमति है उससे काम करना है, सभी कल्चर का जो इज्जत है वो करना है। मतलब कि अच्छी अच्छी बातें जो होती हैं ना वो फिलॉसफी में रखी जाती हैं। अगला जो इशू है वो है कि मैंने क्या बताया, 2020 में समिट होने वाला है भारत में। अब इमरान खान का कहना ये है कि हो सकता है कि वो भारत में ना आए, कितना बेइज्जती कराएंगे ये इशू है। अगला हमारा टॉपिक है G20। G20 का जो 14वां समिट हुआ था, कहाँ हुआ, ओसाका। ओसाका एक बहुत बड़ा शहर है जापान का। ठीक है, तो ये जो G20 है वो एक इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का। ध्यान सुनना, G20 में देश का जो गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं दोनों आते हैं। चूंकि नाम इसका G20 है तो इसमें 20 होना चाहिए। 20 कैसे होगा, 19 तो हो जाएगा इसका सदस्य देश और 1 हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। 19 देश प्लस EU, ये हैं 20 G20 के सदस्य। पहला समिट कहाँ हुआ था, बर्लिन में हुआ था 1999 में। ये बताओ ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ हुआ था, पता है आपको, कहाँ हुआ था, 2009 में समिट हुआ था। 2010 में अगले ही साल जो अफ्रीका है उसको शामिल कर लिया गया था। ये समिट कहाँ पे हुआ था बताइएगा ज़रा। कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये लिखना, इसका जवाब देना। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जवाब ये देना। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा ताशकंद में जो पीएम हमारे हैं वो वाला। ठीक है, कमेंट करते जाइए, सब लोग लाइक कीजिएगा। और देखो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है ना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा सबका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस चैनल पे सबसे जो इम्पोर्टेंट वाले वीडियोस ही हैं वही आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बेल आइकन दबाना जरूरी है ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो मेरी। 1999 में इसको बनाया गया था ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की पॉलिसी है उसको हम डिस्कस कर सकें। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि 97-98 में एशियन कंट्री ने फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करी थी। मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया है। हुआ क्या था कि इन्होंने अपना करेंसी बना दिया था फुली कन्वर्टेबल। तो जिस हिसाब से, जिस रफ्तार से इनके यहाँ इन्वेस्टमेंट आया उसी रफ्तार से वो उड़ गया। इसी कारण से इंडिया में जो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी है वो पार्शियल है। करेंट अकाउंट पर हमारे यहाँ फुल कन्वर्टेबिलिटी है, कैपिटल अकाउंट पर हमारे यहाँ पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी है। समझ रहे हो बात। इन सबको डिस्कस कर दिया है मैंने अपने इकोनॉमी का जो टॉपिक है ना वहाँ पर। देखो इस चैनल बना हुआ है प्लेलिस्ट पे जाओ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है ये वाला तो आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आएंगे। आप सारे प्लेलिस्ट को खंगाल डालो, बैठ करके सारा वीडियो देख डालो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। सारा जो मैंने मॉक टेस्ट है ना बनाया हुआ है आपके लिए। कोई भी फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है G20 की मेंबरशिप का, ध्यान रखना। और इंडिया इसका जो समिट है वो होस्ट करेगा 2022 में। 2020 में किसका, एससीओ का। 2022 में किसका, G20 का। G7 कब करेगा जी, G7 का कब करेगा बताना ज़रा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये आपके लिए एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बढ़िया, चलिए अगला जो टॉपिक है वो हमारा है ओसाका ट्रैक। G20 का मेंबर है जापान।
अब वेस्टर्न कंट्री हैं थोड़े से खरखां, उन्होंने कहा क्या, देखो मैंने एक बार पहले डिस्कस किया था कि आखिर क्या कारण है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद कोई बड़े युद्ध नहीं हुए, छोटे मोटे युद्ध हुए। जो आपका कोल्ड वार है उस दौरान युद्ध होते रहेगा, उसके बाद तो खैर हुआ ही नहीं होता ना, इराक वराक को छोड़ दें तो। पहले हम लोग करते क्या थे कि जो रिसोर्स है ना उसके लिए लड़ते थे, अब रिसोर्स हो गया है इंफॉर्मेशन, मतलब कि डाटा ही बन गया है अब हमारा नया ऑयल, नया हमारा रिसोर्स। डाटा को तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना किसी पर कब्जा जमाए। क्या भारत पर यूएस ने कब्जा जमाया हुआ है? नहीं नहीं जी, यहाँ से डाटा ले जा रही कि नहीं ले जा रही हैं फेसबुक, अमेजॉन, गूगल जैसी कंपनियाँ, है ना। तो डाटा का जो ट्रांसफ़र है वो तो अभी हो ही रहा है, रिसोर्स हमारे से बाहर जा ही रही है, समझ रहे हो। तो इसी को देखते हुए जो डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने कहा कि हम ओसाका ट्रैक को प्रपोज करते हैं। ओसाका ट्रैक का मतलब क्या होता है कि जो भी प्रोहिबिशन, जो भी रोक लगाया गया है डाटा लोकलाइजेशन पे, सबको हटा दो ताकि डाटा का फ्री फ्लो हो, डाटा का फ्री फ्लो हो। इससे फ़ायदा किसको होगा? इससे फ़ायदा होगा उन देशों को जिनके पास डाटा जा रहा है ना। डाटा जा रहा है यूएस के पास, डाटा जा रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, ठीक है। तो इन कंट्री को फ़ायदा होगा ज़्यादा। हमारे यहाँ से डाटा निकल रहा है तो हमको नुकसान है, चूँकि हमको नुकसान है इसीलिए इंडिया ने इस ओसाका डिक्लेरेशन को साइन नहीं किया, हमने इसको बायकॉट किया। क्लियर है? तो ध्यान से ये सब बातें रखना। अगर पूछे कि हमने जो टर्म सुना था ओसाका ट्रैक, वो संबंधित है कौन से ग्रुप से? ये संबंधित है G20 कंट्रीज़ का जो ग्रुप है ना उससे। क्लियर है? ये जो ओसाका ट्रैक है वो चाहता है कि हम डाटा फ्लो को होने दें, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह को हम लोग प्रमोट करें। इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, इंडोनेशिया ने, इन सब कंट्री ने इसको बायकॉट किया है। G20 का जो ओसाका समिट है इसने डिस्कस किए थे 8 थीम। कौन कौन सा? ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसको याद रखना, बस सुन लो चुपचाप कि हाँ क्या क्या हुआ था। हेल्थ, डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, एनर्जी, इनोवेशन, इन 8 बातों को उन्होंने ओसाका में समिट में डिस्कस किया था। इंडिया कहना यह है कि डाटा चूँकि एक ट्रेड का फॉर्म है, इसीलिए जो भी बातचीत होगा वो सब WTO के अधीन ही होगा। इंडिया क्यों चाहता है कि WTO के अधीन हो? क्योंकि WTO में कंसेंसस से काम होगा और यहाँ पर इंडिया की बात सुनी जाएगी। यहाँ पर जो डाटा के में जो भारत का इंटरेस्ट है ना वो सिक्योर रहेगा, वो यहाँ पर बात करी जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का। हम करेंगे क्या, हम आपके लिए रोज़ 1 या 2 वीडियो डेली लाया करेंगे। छोटे छोटे वीडियो होंगे 20 मिनट के, 25 मिनट के, मगर इस 20-25 मिनट में आप इतना कुछ सीख जाएंगे कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब आपने जो भी बातें डिस्कस करी हैं अभी, सब बातें आपको याद रखनी है। आपको जो PDF है ना वो मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से, जिसकी ID है @सुमंत। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जल्द ही। ये वीडियो रोज़ आपको रात में 9 बजे फिक्स टाइम पर मिला करेगा। जैसे ही घड़ी को 9 बजे जाएगी आपको ये वीडियो पब्लिश हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।